आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड व्यावसायिक विधि में जो अनुबंध एवं ठहरावों का वर्गीकरण का आगे का भाग हम पढ़ेंगे। इसमें अब हमने व्यर्थ ठहराव व्यर्थनीय अनुबंध समझा था। अब इसी में दोनों के परिभाषा या अर्थ को हमने समझा था। अब इसमें हम व्यर्थ ठहराव एवं व्यर्थनीय अनुबंध में के कुछ आधारों पर अंतर समझेंगे। परिभाषा संबंधी अंतर। जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है व्यर्थ कहलाता है। ठीक है, जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता वो व्यर्थ कहलाता है। व्यर्थनीय अनुबंध का हम परिभाषा देखें। जो अनुबंध केवल एक पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय होते हैं तथा दूसरे पक्षकार तथा पक्षकारों की इच्छा पर नहीं होते तो वे व्यर्थनीय अनुबंध कहलाते हैं। दूसरा अंतर का आधार है वैधता की अवधि। व्यर्थ ठहराव में इसमें वैधता की बिल्कुल भी अंश नहीं होता है। उन्हें न्यायालय द्वारा कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। व्यर्थनीय अनुबंध तब तक ही कानून द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है जब तक कि पीड़ित पक्षकार द्वारा उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता है। फिर है कानूनी अस्तित्व संबंधी अंतर। व्यर्थ ठहराव का कानून दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता है। उन्हें न्यायालय द्वारा अनुबंध ही नहीं माना जाता है। व्यर्थनीय अनुबंध, इनका तब तक कानूनी अस्तित्व बना रहता है जब तक कि पीड़ित पक्षकार द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। फिर अगला है स्थिति में परिवर्तन। व्यर्थ ठहराव इनकी स्थिति में कभी नहीं बदलती है। यह एक व्यर्थ अनुबंध ठहराव सदैव ही व्यर्थ बना रहता है। व्यर्थनीय अनुबंध की स्थिति बदल सकती है। यह वैध तथा व्यर्थ दोनों में से किसी भी प्रकार का रूप ले सकता है। फिर है कारण। ठहराव व्यर्थ जब होता है जबकि वह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किया जाता है। ठहराव गलती पर आधारित है, बिना प्रतिफल के किया गया है, अवैधानिक उद्देश्य तथा प्रतिफल के लिए किया गया है, असंभव कार्य तथा अनिश्चित अर्थ वाले कार्यों के लिए किया गया है, बाजी का ठहराव है, आदि स्पष्ट रूप से घोषित व्यर्थ ठहरावों में से एक है। यदि परिस्थितियों के कारण उसे पूरा करना असंभव हो गया है तो भी अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थनीय अनुबंध की साइड हम देखें तो व्यर्थनीय अनुबंध तब कहलाता है, कारण क्या होते हैं, जबकि वह उत्पीड़न अथवा अनुचित प्रभाव अथवा मिथ्या वर्णन अथवा कपट से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त धारा 39, 53 तथा 55 के अंतर्गत भी पक्षकार अनुबंध को व्यर्थनीय समझ सकते हैं। फिर है पक्षकारों की इच्छा संबंधी अंतर। ठहराव के सभी पक्षकार चाहे तो भी एक व्यर्थ अनुबंध को वैध नहीं बना सकते हैं। एक व्यर्थनीय अनुबंध की साइड हम देखें तो व्यर्थनीय अनुबंध का पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को वैध अनुबंध का स्वरूप प्रदान कर सकता है। प्राप्त वस्तु या हस्तांतरण या विक्रय। व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत प्राप्त वस्तु का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्षकार को नहीं किया जा सकता। यदि हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वह वस्तु के प्राप्तकर्ता को अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
व्यर्थनीय अनुबंध साइड में देखें तो व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त वस्तु का तीसरे पक्षकार को वैध हस्तांतरण किया जा सकता है, किंतु यदि वस्तु के प्राप्तकर्ता ने सद्भावना से वस्तु प्राप्त की है। फिर है क्षतिपूर्ति। व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत किसी भी पक्षकार को प्रायः क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है यदि वह अनुबंध को अधिकार पूर्वक रद्द करता है। फिर है प्रत्यास्थापना। व्यर्थ ठहराव की दशा में प्रत्यास्थापना का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जबकि दोनों पक्षकारों को अनुबंध के व्यर्थ होने अथवा अवैध होने का ज्ञान था अथवा अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला अवैध था। फिर सामान्यतः व्यर्थनीय अनुबंध की दशा में प्रत्यास्थापना का अधिकार मिलता है, अर्थात अनुबंध के रद्द होने पर दोनों पक्षकारों को आपस में प्राप्त लाभों को पुनः लौटाना पड़ता है। तो ये जो है एक से लगते हैं, लेकिन ये जो अंतर है इनमें होते हैं। फिर इसी तरह से व्यर्थ तथा अवैध ठहराव में अंतर का आधार है क्षेत्र। व्यर्थ ठहराव का क्षेत्र अवैध ठहराव की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इसमें सभी अवैध ठहराव सम्मिलित हैं। अवैध ठहराव का एक संकुचित शब्द है। सभी अवैध ठहराव व्यर्थ होते हैं किंतु सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं होते हैं। कारण: ठहरावों के व्यर्थ होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का अभाव, अनुबंध में प्रतिफल का अभाव आदि। ठहराव अवैध तभी होता है जबकि ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित होता है अथवा लोकनीति के या देश के कानून के विरुद्ध होता है या दंडनीय प्रकृति का होता है। समपार्श्विक ठहराव: व्यर्थ ठहरावों के समपार्श्विक ठहरावों को सामान्यतः परिवर्तित करवाया जा सकता है। अवैध ठहराव की तरफ देखें तो हम समपार्श्विक ठहरावों को कभी भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। फिर दंड: व्यर्थ ठहराव के पक्षकार दंड के भागी नहीं होते। अवैध ठहराव के पक्षकार दंड के भागी हो सकते हैं। फिर हम जो है अध्ययन कर रहे थे, पहला वैधता के आधार पर किया था, तो अभी आज हम अनुबंध करने की विधि के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको हम जानेंगे। अनुबंध करने की विधि के आधार पर अनुबंधों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्पष्ट अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध से तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसमें पक्षकार स्वीकृति एवं अनुबंध की शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित एवं मौखिक शब्दों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में स्पष्ट अनुबंध पक्षकारों द्वारा लिखित एवं मौखिक शब्दों द्वारा किया जाता है। ऐसे अनुबंध में पक्षकार अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं तथा उसमें पक्षकार के अनुमान तथा संभावना का कोई स्थान नहीं होता है। पत्र लिखकर अथवा आमने सामने या टेलीफोन पर मौखिक बातचीत के द्वारा स्पष्ट अनुबंध किया जा सकता है। प्रमापित, इसी से संबंधित है, प्रमापित प्रारूप वाले अनुबंध सदैव ही स्पष्ट अनुबंध होते हैं। आधुनिक व्यवसाय युग में बैंक, बीमा एवं रेलवे कंपनियां, होटल, लॉन्ड्री आदि में प्रमापित मुद्रित अनुबंध प्रारूपों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति इन संस्थाओं के साथ अनुबंध करना चाहता है वह उस प्रारूप को भरकर हस्ताक्षर कर देता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को इन हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्हें पूर्ण रूप से पढ़ या सुन एवं समझ लेना चाहिए। इनमें वर्णित सभी शर्तें स्पष्ट अनुबंध का भाग होती हैं तथा पक्षकार बाध्य होते हैं। तो ये कहलाता है स्पष्ट अनुबंध, जो बिल्कुल स्पष्ट है। अगला आता है इसमें अगली विधि है गर्भित अनुबंध। जब किसी अनुबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दी गई है
तो वह गर्भित या विवक्षित अनुबंध कहलाता है। ऐसा अनुबंध पक्षकारों के आचरण या कार्यों से उत्पन्न होता है। पक्षकारों के आचरण एवं उनके वातावरण की परिस्थितियों से उनके अनुबंध की शर्तों को निश्चित किया जा सकता है। इसके हम और आगे स्पष्ट करेंगे। फिर उसके बाद में है अर्ध अनुबंध। यह अनुबंध भी गर्भित अनुबंध जैसा ही लगता है, किंतु कुछ अलग प्रकार का है। अर्ध अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो पक्षकार के स्पष्ट या गर्भित प्रस्ताव से उत्पन्न नहीं होता है। यह अनुबंध राजनियम द्वारा पक्षकारों पर थोपा जाता है और पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न करता है, मानो कि उन्होंने अनुबंध किया हो। ऐसा अनुबंध पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से नहीं किया जाता है और इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण भी विद्यमान नहीं होते हैं। किंतु कानूनी मान्यता है कि पक्षकारों के बीच अनुबंध है। कानून ऐसा समता के सिद्धांत के आधार पर मानता है जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की क्षति या खर्चे पर धनी नहीं बनने दिया जाता। ए जैसे उदाहरण ए है कोई, वो बी जो अवयस्क या पागल है को उसके जीवन आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करता है। बी में यहाँ अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अतः वह अनुबंध नहीं कर सकता है। किंतु आवश्यकताओं की दशा में कानून ए ब के बीच अर्ध अनुबंध मानता है तथा कानून ए और बी की संपत्तियां यदि हो तो समानता के सिद्धांत के आधार पर ए को उन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये जो है वो मतलब अनुबंध करने की विधि के आधार पर अनुबंध है। और भी कुछ विधियां हैं जो आपको आगे जो बच गई हैं, जो शेष रह गई हैं, और उसमें मैं बता ही देता हूँ। एक है निष्पादन के आधार पर, जो तीसरा आधार है, पहले शुरू में बताया था निष्पादन के आधार पे भी अनुबंधों के प्रकार होते हैं। पहला है निष्पादित अनुबंध। जब अनुबंध के सभी पक्षकारों द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है तो वह निष्पादित अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार के अनुबंधों में से किसी भी पक्षकार का दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध कोई भी अधिकार शेष नहीं रह जाता। जैसे ए अपनी कार बी को बेचता है, ए कार सुपुर्द कर देता है और बी उसका मूल्य प्राप्त कर लेता है, तो इसको क्या कहेंगे? निष्पादित अनुबंध। दूसरा है निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध में दोनों पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों को पूरा शेष करना रहता है। दूसरे शब्दों में निष्पादनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों का दोनों ने ही पालन नहीं किया और पालन अब उनको भविष्य में करना है, तो वो होता है निष्पादनीय अनुबंध। जैसे ए बी के लड़के की शादी में 5 जनवरी को 500 व्यक्तियों का खाना बनाने परोसने का 100 रुपये प्रति दर के ठेका लेता है। ये ठेका लिया, अभी कुछ दिया नहीं है, तो वो बुक करना मतलब क्या कहलाएगा? दोनों द्वारा निष्पादनीय किया। निष्पादनीय में भी 2 प्रकार हैं। एक है द्विपक्षीय अनुबंध वह है निष्पादनीय जिसमें दोनों पक्षकार एक दूसरे वचनों का आदान प्रदान करते हैं। उनमें दोनों ही पक्षकार भविष्य में किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के वचन का एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। ऐसा अनुबंध निष्पादनीय प्रकृति का होता है। तो जैसे मान लो सुपुर्दगी और भुगतान बाद में ही किया जाएगा किसी वस्तु के सौदे में, तो वो एक पक्षीय में क्या होता है? एक पक्षीय अनुबंध में 2 अर्थों में समझा जा सकता है। प्रथम अर्थ में जिसमें अनुबंध के एक पक्षकार ने अपना वचन दायित्व अनुबंध के निर्माण के समय या उससे पूर्व ही कर दिया हो, जबकि दूसरे पक्षकार को अपने दायित्व अनुबंध करने के बाद पूरा करना हो, तो उसे एक पक्षीय अनुबंध कहते हैं। द्वितीय अर्थ में एक पक्षीय अनुबंध तब भी होता है जबकि एक पक्षकार प्रस्तावक किसी दूसरे पक्षकार प्रस्तावग्रहीता द्वारा किसी भावी कार्य करने के बदले किसी वचन को पूरा करने का दायित्व लेता है, जबकि वह दूसरा पक्षकार उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता। एक पक्षीय अनुबंध ऐसा अनुबंध है जिसमें प्रस्तावग्रहीता द्वारा इच्छित या अभीष्ट कार्य करने के बदले कुछ कार्य करने का प्रस्तावग्रहीता को वचन देता है। इस प्रकार इस अनुबंध में प्रस्तावक वचन देकर अपने आप का किसी दूसरे पक्षकार के प्रति दायित्व उत्पन्न करता है, जबकि प्रस्तावग्रहीता प्रस्तावक के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। प्रस्तावग्रहीता प्रस्ताव का अभीष्ट कार्य करके उसके दायित्व एवं अपने अधिकार उत्पन्न कर लेता है। जैसे
ऐश का कुत्ता खो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वह विज्ञापन देता है कि जो व्यक्ति उसे ढूंढ लाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा, जो भी इनाम वो करता है। ये एक पक्षीय अनुबंध है जिसमें ऐश ने अपने आप को बाध्य किया है। जनता में से कोई भी व्यक्ति उस अनुबंध का दूसरा पक्षकार वह होगा जो उसका कुत्ता ढूंढ लाएगा। जब तक कुत्ता नहीं ढूंढ ला जाता है तब तक कि वह अनुबंध एक पक्षीय बना रहेगा। तो इस तरह से ये होता है निष्पादनीय। धन्यवाद। ये चैप्टर